बी द पार्ट ऑफ इमर्जिंग इंडिया। इस वीडियो का पर्पस आपको ये बताना है कि जो रीसेंट फार्म रिफॉर्म्स किए गए हैं बाय एनडीए, क्या ये इंडियन एग्रीकल्चर को टोटली चेंज कर देंगे? क्या ये इंडियन एग्रीकल्चर को यूरोप और अमेरिका जैसा बना देंगे? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा तरीका है जिससे इंडियन एग्रीकल्चर को अमेरिका या यूरोप जैसा बनाया जा सके, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आपको बता दूं कि ये बिल इंडियन एग्रीकल्चर को विदेशों जैसा बनाने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है। इंडियन एग्रीकल्चर को चेंज करने के लिए उसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर काम करना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन को ही अच्छा बनाया है, प्रोडक्शन को नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छा बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 3 बिल लाए थे। पहला, द फार्मर्स प्रोडक्शन एंड एम्पावरमेंट एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग और एमएसपी को लेकर विवाद था। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग को अलाउ किया गया था और साथ ही इसे बहुत ही बड़े पैमाने पर लीगल भी बना दिया गया था। और साथ में ऐसा करने से जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होनी है एग्रीकल्चर में, इसके भी रास्ते खुल गए हैं। दूसरा, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, ये किसानों को मंडी के बाहर अपने फसलों को बेचने के लिए अलाउ करता है लीगली, और ये वो बिल है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग को लीगल बना देगा इंडिया में, और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी, जो कि अब बहुत ही बड़े लेवल पर की जा सकेगी। और तीसरा है स्टोरेज से रिलेटेड, यानी जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, इसका नाम है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट 2020। आपको बता दूं कि अमेरिका में आप जो खाद्य पदार्थ यानी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसे स्टोर कर सकते हैं कुछ हफ्ते या महीनों के लिए, लेकिन इंडिया में तो आपको पता ही है कि इस पे कोई लिमिटेशन नहीं, जब तक सरकार इसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में लाकर इस पे नोटिफिकेशन न जारी कर दे। तो इसलिए यहाँ इंडिया में हो जाती है ब्लैक मार्केटिंग, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वीडियो के अंत में आपके लिए स्पेशल एडवाइस है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, साथ में आपकी थिंकिंग को रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इंडिया में हमेशा से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के प्राइसेस डिस्टर्ब रहे हैं। हालांकि इसे ठीक करने के लिए एमएसपी और एपीएमसी जैसे रिफॉर्म्स भी लाए गए, जो कि एक सिक्योरिटी देते हैं फार्मर्स को, लेकिन यही चीजें फार्मर्स के शोषण के लिए यूज की गई। एपीएमसी में किसानों से फसल लेना बंद कर दिया गया, और जब किसान उसे बाहर बेचते तो अधिकारी उसे बाहर से ब्लैक मार्केटिंग के द्वारा खरीद कर एमएसपी में खरीदी गई फसलों के अंदर दिखा देते और बाद में इसी से कमीशन कमाकर मोटा पैसा कमाते थे। बेसिकली एमएसपी का यूज किया जा रहा था एपीएमसी और बहुत सारे लोगों के द्वारा, एपीएमसी के अधिकारियों के द्वारा किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो एपीएमसी में अपने फसल ना बेचकर बाहर बेचें कम दामों में, और बाद में अधिकारी उसे कम ही दामों में खरीद कर एमएसपी के अंदर खरीदे गए फसलों में दिखाकर मोटा कमीशन कमाते थे, और इससे किसानों को एमएसपी का फायदा ही नहीं मिलता था। और बाद में इन्हीं फसलों की होल्डिंग कर ली जाती थी ताकि दामों को बढ़ने पर इसे ब्लैक में और भी अन्य तरीकों से बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा सके, और इसमें किसानों को कुछ भी नहीं मिल पाता था। लेकिन अब किसानों के पास पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो लीगल ऑर्डर्स हैं वो मिल चुके हैं, तो अब किसानों को बात के लिए चिंता नहीं करनी है। अब इससे क्या होगा कि बहुत सारे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां जो है कम हो जाएगी, उन्हें जो है प्राइस को लेकर एक इंश्योरेंस हो जाएगी। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होती थी, लेकिन वो बड़े पैमाने पर और लीगली नहीं हो पाती थी, और इसी कारण किसानों को चीट कर लिया जाता था कई कंपनियों के द्वारा। लेकिन क्योंकि अब ये एक एग्रीमेंट के साथ होगा और बहुत ही बड़े लेवल पे होगा, इसलिए किसानों को पहले से ही अपने मुनाफे और दाम तय करने का मौका मिलेगा बहुत सारी कंपनियों के साथ में, और इससे किसानों को एपीएमसी, एमएसपी या फिर कहीं ब्लैक में और अदर बहुत सारे बिजनेसमैन को अपना प्रोड्यूस कम दामों में बेचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और ये बहुत सारे किसानों को लाभ देगा। और साथ में ये जो प्रोडक्टिव कंपनीज हैं जो कि एक बेटर क्रॉप चाहती हैं अपने प्रोड्यूस को बनाने के लिए, उन्हें भी फायदा पहुंचाएगा। और एमएसपी की वजह से ही बहुत सारा प्रोड्यूस सरकार को किसानों से खरीदना पड़ता था जिसकी जरूरत भी नहीं होती थी, और इसी कारण सरकार उस प्रोड्यूस को हटाने के लिए 25 रुपए किलो में खरीदे गए फसलों को 2-2 रुपए
रुपए किलो में बेचने पर मजबूर रहती थी, क्योंकि उनके पास स्टॉक बहुत ज्यादा होता था और ये सब एमएसपी के कारण होता था। लेकिन अभी भी आपको बता दूं, एमएसपी खत्म नहीं की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे किसानों को एक सिक्योरिटी जरूर मिलती है। लेकिन उसी के साथ में जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको भी अलाउ कर दिया गया है और ये भी अब बड़े पैमाने पर किया जाएगा, जो कि किसानों के शोषण को रोक देगा। और रही बात स्टोरेज की, तो स्टोरेज को सरकार ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है। स्टोरेज को भी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर ही रेगुलेट किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट केवल किसी इमरजेंसी के टाइम पर ही रेगुलेट किया जाएगा, तो ऐसे में अब ये चीज बिल्कुल ही बैन कर दी गई है किसी भी क्रॉप के स्टोरेज करना, क्योंकि इन्हीं स्टोरेज करने के बहाने जो मिडिल मैन होते थे वो अपने पास रखे हुए जो प्रोड्यूस होते थे उसका रेट हाई करवा के उसे बेचते थे रिटेल मार्केट में, और जिससे कि हमेशा फसलों का दाम हाई रहता था लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिलता था। आपको बता दूं कि ये जो सप्लाई फ्लो है और जो डिमांड है इसको अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया जाएगा, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन बड़े अच्छे से हो पाएगा और किसानों का शोषण भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और साथ ही कंपनियों को भी एक एश्योरेंस मिलेगा और एक बेटर क्वालिटी का प्रोड्यूस मिलेगा। अगर आप मार्केट में और ख़ासकर एग्रीकल्चर मार्केट में डिमांड और सप्लाई को समझना चाहते हैं, किन किन वजहों से ये डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो जानने के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, इमर्जिंग इंडिया, फॉर क्वेश्चन आंसर हेल्प ओपिनियन डिस्कशन एंड अपडेट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हमारी प्रीवियस वीडियो रिगार्डिंग इस पाकिस्तान गोइंग टू परचेज Su-35 फ्रॉम रशिया, इसकी रियलिटी और इसके बारे में सब कुछ जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां लिंक पर क्लिक कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद अब बात करते हैं मेन प्रॉब्लम की, जिसके कारण भारत नहीं बन पाएगा अमेरिका यूरोप जैसा एग्रीकल्चर मार्केट, या वैसी सहूलियतें नहीं मिल पाएगी भारत में। तो इंडियन फार्मिंग में सबसे बड़ी कमी है एजुकेटेड फार्मर्स की और सबसे ज़्यादा अधिकता है पॉपुलेशन की। हमें इंडियन फार्मर्स एजुकेटेड चाहिए और उसके साथ में पॉपुलेशन को, जो उसमें काम करने वाली वर्कफोर्स है, उसको लो रखना है। और जो इंडियन फार्मर्स के द्वारा कॉपी कैट क्रॉपिंग की जाती है उसे बंद करना है, यानी किसी के देखा देखी सारे लोग एक ही फसल उगाने लग जाते हैं, इसको भी बंद करना है। अब भारत में डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन प्रोडक्शन का नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अमेरिका में 2 से 5% की आबादी खेती करती है, यूरोप में भी 2 से 7% की आबादी खेती करती है, लेकिन इंडिया में ये आंकड़ा बढ़ के पहुँच जाता है 45%। लेकिन जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, जो रेवेन्यू बढ़ाता है, ये केवल 17% है। तो अगर हम अपने इसी वर्कफोर्स को ट्रांसफ़र करके मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस में ले आएँ, जो कि प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, तो वहाँ पर ये ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और साथ में हमें एग्रीकल्चर में इतने लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन से वर्कफोर्स का काम पूरा किया जा सकता है। हमें लगभग 10% जितनी वर्कफोर्स रखनी चाहिए और बाकी का काम मॉडर्नाइजेशन और जो टेक्नोलॉजी है उसी से किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है, हमें प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर चाहिए, यानी कम से कम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस लाने की ज़रूरत करनी चाहिए। पर हेक्टेयर में दुनिया से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे देश में हो, ऐसी पॉलिसीज़ लगानी चाहिए। फॉर सपोज, और एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी प्रोडक्शन पॉलिसीज़ में, जो क्रॉप्स की सिलेक्शन होती है उसको लेकर। फॉर एग्जांपल, हम शुगर को एक्सपोर्ट करते हैं, राइस और वीट को भी एक्सपोर्ट करते हैं। भारत अपनी ज़रूरत से 80% ज़्यादा चावल उगाता है हर साल, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि चावल, शुगर, गेहूँ, ये सब सबसे ज़्यादा पानी लेने वाले फसल हैं, और इंडिया जैसे वाटर क्राइसिस वाली कंट्री में ये बहुत ही ख़राब बात है। और इसी का ठीक उल्टा है, जिसमें पानी कम लेता है, यानी जो तेल हो गए, तेल के बीज हो गए और जो दालें हो गई, वो सब हम इंपोर्ट करते हैं, जो कि हम अपने यहाँ सस्ते में बनाकर बाहर एक्सपोर्ट कर लें तो महंगे में बिकेगी। और जो चीज़ हमें एक्सपोर्ट करने पर भी नुकसान होता है, हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर सपोज, हम अधिक सूखा लाने वाले फसलों को बोते हैं, जिससे कि हमारे देश में
वाटर क्राइसिस और बहुत सारे ऐसे नुकसान हो जाते हैं। और साथ में इन फसलों की बुवाई और मेंटेनेंस में भी बहुत सारा पैसा और ज़मीन वगैरह लगती है, जिससे कि हमारी लागत ज़्यादा लग जाती है और उतना रेवेन्यू नहीं आता। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम इन चीज़ों को इंपोर्ट कर लें तो वो हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा एज़ कम्पेयर टू हम इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर लें। और जिन चीज़ों को हमें एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा प्रॉफिट है उन चीज़ों को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उल्टी सारी चीज़ें हैं। और जो सूखे वाले जो राज्य हैं वहाँ पर हम ज़्यादा पानी खींचने वाले फसलों को उगा रहे हैं, और जहाँ जो ज़्यादा पानी वाले फसल यानी बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए वहाँ पर हम सूखे वाले फसल जो कम पानी लेते हैं ऐसे फसलों को उगा रहे हैं। ये उल्टी जो है गंगा बह रही है, कोई भी पॉलिसी और प्लानिंग है ही नहीं, तो कहाँ से एग्रीकल्चर बढ़ेगा। प्रोडक्शन में ये प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया है। आपको बता दो कि भारत में लगभग 80% से ज़्यादा पानी केवल खेती में ही लग जाता है, और ऐसी खेती जिससे ना हमारे किसानों को फ़ायदा है ना हमारे देश की इकॉनमी को। उससे बढ़िया हम बिना खेती किए अगर इंपोर्ट कर लें तो वो हमको ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो इसलिए हमको जो उगाने के लिए जो क्रॉप का सिलेक्शन है ना वो बड़े ही अच्छे से करना पड़ेगा, लेकिन लोग ये नहीं करते हैं क्योंकि वोट बैंक का दिक्कत होता है लोगों को। कौन सी फसल लगाने चाहिए भारतीय किसान को नहीं पता है। किसान बिना डिमांड और सप्लाई को समझे ही कुछ भी उगाने लग जाता है, बाद में उसकी या तो प्राइस गिर जाती है या तो बिकता ही नहीं है। और साथ में जो मिडिल मैन है वो तो है ही है। किसान में यूनिटी ही नहीं है, इसलिए ये भी अपने लिए स्टोरेज या फिर होल्डिंग करके अपने फसल के रेट को बढ़वा भी नहीं पाते हैं। और जो फसलों की प्रोक्योरमेंट है यानी जहां से सरकार ज़्यादा प्रोक्योर करती है और भी जहां से सबसे ज़्यादा फसल बाकी देश और कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसका 72% केवल 2 राज्य यानी पंजाब और हरियाणा से आता है, और बाकी का 28% अन्य जगहों से। तो ये जो प्रोक्योरमेंट है ये बिल्कुल ही अनस्टेबल और अनबैलेंस्ड है, जिसके कारण बाकी के राज्यों के किसान जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, एमपी और बहुत सी जगह के किसानों को दाम नहीं मिलता, उनकी खरीद तक का उनको रिटर्न नहीं मिलता, जिसके कारण वो आत्महत्या करते हैं। और पंजाब और हरियाणा के किसान काफ़ी अमीर हैं। हमें अपने पॉपुलेशन को और साथ में एग्रीकल्चर में जो पॉपुलेशन लगी हुई है उसे इसलिए भी घटाना चाहिए क्योंकि इससे किसानों का फार्म साइज घटता जा रहा है। अब भारत में किसानी के लिए जो एवरेज फार्म साइज है वो 1.2 हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जबकि अमेरिका में यही 442 हेक्टेयर है। अगर हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोगों को लगा देंगे तो उससे फार्म साइज घटेगा। अगर फार्म साइज घटेगा तो इससे किसान अपने प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यानी लाखों का इन्वेस्टमेंट ट्रक और उसके साथ इलेक्ट्रिक फैसिलिटी सब में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी ज़मीन है नहीं कि वो उसका रिटर्न ले पाए। और जिसके कारण ये प्रोडक्टिवनेस यानी जो कम लोगों में ज़्यादा प्रोड्यूस उगाने का ये जो प्रोडक्टिवनेस है ये ख़त्म होता जा रहा है भारत में अन्य देशों के मुकाबले। तो इस फार्म साइज को बढ़ाने के लिए और जो प्रोडक्टिवनेस एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन जो पॉसिबिलिटी एग्रीकल्चर में इसे बढ़ाने और इसे करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने वर्कफोर्स को ट्रांसफ़र कर दें एग्रीकल्चर से कहीं और। सरकार को ज़रूरत है कि वो एजुकेशन पे खर्चा करे, मॉडर्नाइज खेती को प्रेरित करें, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन से कम लोगों यानी जो अभी 45% जो वर्कफोर्स लगी हुई है मॉडर्नाइजेशन किया जाता है तो 5% लोग ही उस 45% लोगों का काम कर लेंगे, और इससे प्रोडक्टिवनेस, इनकम ग्रोथ सब कुछ एग्रीकल्चर में बढ़ेगी। और इसके लिए ज़रूरी है किसानों का एजुकेटेड होना। सवाल ये उठता है कि एग्रीकल्चर को कैसे बढ़िया बनाया जाए भारत में, तो इसके लिए हमें ज़रूरत है हाईली ग्रेजुएट फार्मर्स की, और वो तभी आएंगे जब इस इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन और रेवेन्यू की ग्रोथ होगी। नहीं तो अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो बाकी के इंडस्ट्रीज में जाएंगे जहाँ कम मेहनत में ज़्यादा पैसा है। तो इसलिए हमें अलग अलग प्रकार से सब्सिडीज़ के साथ फार्मिंग में एजुकेशन को बढ़ाना होगा। हमें फार्मिंग को कॉस्ट एफिशिएंट करना होगा। अभी भारत में फार्मिंग महंगी है, और ये तभी हो सकता है जब हम सही प्लांट का चुनाव करें, यानी जहाँ पानी नहीं है अगर हम वहाँ पानी वाले फसलों का उत्पादन करेंगे तो पानी लाने का अलग खर्चा। इससे बढ़िया है कि ऐसे फसलों का उत्पादन किया जाए जिसमें पानी ना लगे, तो ये कॉस्ट एफिशिएंट बना देगा खेती को।
हमें किसानों के लिए कुछ स्टोरेज फैसिलिटी रखनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा नहीं कुछ हद तक स्टोरेज करके अपनी फसलों का दाम थोड़ा सा ऊपर रख पाएँ। ज़्यादा रख लेंगे तो उसके लिए भी सरकार को अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एसेंशियल चीज़ों को महंगा नहीं किया जा सकता बहुत ज़्यादा। हमें बैलेंस प्रोक्योरमेंट की ज़रूरत है सभी स्टेट से, ताकि एक बैलेंस ग्रोथ हो पाए पूरे देश में। नहीं तो केवल 2 ही राज्यों में ग्रोथ हो पाएगा, पंजाब, हरियाणा, और बाकी के किसान हमेशा फांसी पर ही लटकेंगे। मैंने प्राइवेटाइजेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई है जो कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट और इकॉनमी को किस तरह से बूस्ट करेगी और प्राइवेटाइजेशन कितना अच्छा है, इस बारे में बनाया गया है। ये वीडियो आपके फ्यूचर प्लानिंग में जो आपका करियर है उसमें मदद कर सकती है, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर अपनी खेती से फॉरेन का कंपैरिजन करें तो इंडिया में केवल अभी डिस्ट्रीब्यूशन यानी तो मिडिल स्टेज पे जो रिफॉर्म है वही किए गए हैं, जबकि विदेशों में डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन दोनों ही बहुत बढ़िया रहता है। अभी मैंने ऊपर आपको वीडियो में जितनी चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें चाइना, यूरोप और अमेरिका में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए वो फार्मिंग में अच्छे हैं। और इससे ये साबित होता है कि इस प्रकार के जो बिल्स और इस प्रकार के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो देश के एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमें अगर इससे भी ज़्यादा फ़ायदा देखना है एग्रीकल्चर में, तो हमें जो प्रोडक्शन और जो प्राइमरी स्टेज है उसको बहुत बढ़िया ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ये बिल अच्छा साबित हुआ है हर कंट्री के लिए और इंडिया के लिए भी होगा। इंडिया, यूरोप और अमेरिका और चाइना में APMCs और MSP जैसी पॉलिसीज़ वहाँ भी हैं, वहाँ भी सब्सिडाइज किया जाता है, लेकिन उसमें किसानों का किसी भी प्रकार से शोषण और धांधली नहीं होता है। जैसा गवर्नमेंट ने प्लान किया होता है वैसा ही एग्जीक्यूट होता है। ये भारत में भी ऐसा करने का प्रयास किया जा सकता है। अंत में आपके लिए एक एडवाइस की भैया एजुकेटेड फार्मर लाना ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि फार्मिंग केवल एक अनपढ़ लोगों का ही काम है। फार्मिंग में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा ग्रोथ और स्कोप है। ज़रूरत है इसे ढूंढने की और इसे करने की। तो एजुकेटेड लोगों को ज़रूरत है कि वो भी फार्मिंग में, और ऐसा तभी होगा जब फार्मिंग में रेवेन्यू बढ़ेगी और फार्मिंग को मॉडर्नाइज किया जाएगा और एग्रीकल्चर में शिक्षा को प्रेरित किया जाएगा। तो ये ऐसा करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये जो तीनों बिल हैं बहुत ही बढ़िया है, डिस्ट्रीब्यूशन पे काम हो गया है। अब प्रोडक्शन के लिए कोई बिल लाने के लिए सरकार पर जोर देना जरूरी है। Emerging India's other channel, Emerging India Economy, also comes in action to increase your knowledge, so make sure to visit the channel, link in the description। ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इमर्जिंग इंडिया के कुछ और वीडियोस एंड स्क्रीन में लगाए गए हैं, उसे भी ज़रूर देख लें। बी द पार्ट ऑफ इमर्जिंग इंडिया।